खंड 2 अध्याय 12। वह नहीं जानता था कि क्या कहना है, नहीं जानता था कि इस बहादुर, बुद्धिमान और गर्म लड़की के साथ क्या करना है। परिणामस्वरूप वह केवल अपनी इच्छाओं का पालन कर सकता था और उसे फिर से चूम सकता था। फिर उसने उसकी कमर पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। वह मिट्टी के बिस्तर पर चला गया और उसके साथ उस पर लेट गया। वह एक ही तकिए पर सो गए। अपने हाथों को ऊपर उठाकर धीरे से उसकी आंखों को सहलाया। अपनी आंखें बंद करें, उसने पूछा। वह 3 साल का बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। अपनी आंखें बंद करके उसे धीरे धीरे अपना चेहरा सहलाने दिया, अपने कानों को सहलाने दिया, अपने छोटे हाथ से बार बार उसकी भौहों को सहलाने दिया, उसकी कोमल उंगलियों को धीरे धीरे उसके छोटे सख्त बालों में से गुजरने दिया। जल्द ही वह उसकी बाहों में उसके आराम के नीचे सो गया। वह भोर तक गहरी नींद में सोया। नीला आकाश असीम था। सूरज की रोशनी क्षितिज से उठी, जल्दी से ठंडी रात और कोहरे को भंग कर दिया। उन गुलाम सैनिकों को ढूंढना मुश्किल नहीं था। वे अभी भी वहीं थे जहां वे कल थे। सच कहूं तो वह नहीं चाहता था कि वह इन लोगों के करीब जाए। सभी गुलाम अच्छे नहीं थे, आधे से ज्यादा विद्रोही, ईर्ष्यालु थे और लंबे समय से किसी महिला को नहीं छुआ था। लेकिन उसने उसके साथ जाने पर जोर दिया। क्योंकि मैं एक महिला हूं, इसलिए मुझसे बात करना आसान है। इसके अलावा वह मेरे ठीक बगल में है। मुझे डरने की कोई बात नहीं है ना? उसे आपत्ति करनी चाहिए थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसे कैसे गुस्सा दिलाना है। धिक्कार है। जिस तरह से वह बोलती थी उससे उसे मजा आता था। उसने उसे थोड़ा परेशान होकर देखा, फिर भौहें सिकोड़ी और धमकी दी। अगर कोई उसे छुएगा तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। यदि आप नहीं चाहते कि किसी का हाथ या पैर टूटे, तो बेहतर होगा कि आप दूरी बनाए रखें। उसने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखा, फिर अपने होठों पर मुस्कान लाकर धीरे से बोली। ठीक है। उस मुस्कुराहट ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। वह यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, उन पर भी मत मुस्कुराओ। ठीक है, उसने फिर उत्तर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसने अपनी आंखें नीची करके उसे घूरते हुए कहा। उसने उसकी ओर देखा। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और उसने धीरे से कहा, मुझे पता है, धिक्कार है। अगर वह उसे शर्मिंदा नहीं करता तो यह बहुत ज्यादा हो जाता। इसलिए उसने खुद को अपना मुंह बंद करने और बेवकूफ बातें कहना बंद करने के लिए मजबूर किया। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल यह देखा कि वह आदमी जिसने कल लकड़ी का बोर्ड पकड़ा था, अभी भी वहीं था। उसका शरीर सीधा खड़ा था। लेकिन जब भी व्यापारी उसके चेहरे पर निशान देखते तो वे दूर चले जाते। उस आदमी के पीछे 5 गुलाम सैनिक बैठे थे, जो अभी भी जीविका कमाने और काम पाने की उम्मीद में बैठे थे। अचानक उनमें से एक ने उसे देखा और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर की झलक दिखी, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह उसे घूरने लगा। यह पिछले दिन का चोर था। चोर का चेहरा बेहद भद्दा था और वह कई विदेशी शब्द बोल रहा था। वह दंग रह गई। उसने अपना सिर घुमाया और उससे पूछा, क्या हुआ? उसने क्या कहा? उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले उसने पैसे चुराए थे और मैंने उसे पकड़ लिया था। उसने बताया उसे। मालिक, उसका छोटा भाई बीमार है और कई दिनों से भूखा है, इसलिए उसके पास दूसरों के पैसे चुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तख्ती पकड़े हुए व्यक्ति ने यह सुना और अपने मित्र के लिए विनती करने आगे बढ़ा। मैं उसे पहले ही डांट चुका हूँ। वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसे वहां उस आदमी के छोटे भाई जैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए उसने पूछा, उसका छोटा भाई कहाँ है?
पढ़ा लिखा आदमी जवाब देने ही वाला था कि चोर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ कहने के लिए अपनी आंखें बड़ी कर ली। दोनों आदमी बहस करने लगे। तूदा को कुछ समझ नहीं आया, बस उसने अपना सिर घुमाया और उससे पूछा, वे किस बात पर बहस कर रहे हैं? इस बात पर बहस करना कि हमें उनका ठिकाना बताना है या नहीं, और दूसरे व्यक्ति का भाई कहाँ है। उसने उसकी ओर देखा और फुसफुसाकर कहा, उनसे कहो कि हमारे पास उनके लिए काम है, वेतन नहीं, लेकिन भोजन है। उनसे पूछो कि क्या वे काम करेंगे। उसने अपनी आंखें नीचे करके उसे देखा, फिर सामने खड़ी भीड़ को देखा और धीमी आवाज में उसने जो कहा उसका अनुवाद किया। जैसे ही उसने कहा, सभी ने बहस करना बंद कर दिया और उसे घूर कर देखा। मैं करता हूँ। पढ़ा लिखा आदमी सबसे पहले खड़ा हुआ। यह देखकर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने उसकी ओर देखा, फिर उसके बगल में खड़े लंबे आदमी की ओर देखा। उन्होंने कहा, उन्होंने कई दिनों में पहली बार इस पर ध्यान दिया। थप्पड़ लैम। क्या आप चीनी भाषा पढ़ना और लिखना जानते हैं? यह सही है। पहले सैनिक, तुम क्या करते हो? उसके शब्दों का चयन इतना सुंदर था कि वह व्यक्ति दंग रह गया। उसकी आंखों में लहरें चमकने लगी। जब उसने उत्तर दिया तो उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। मैं ऋण वसूली में विशेषज्ञ हूँ। उसने सिर हिलाया, अपने हाथ में टोकरी खोली और उसे एक बड़ा केक दिया। टैटलैम ने उसे घूर कर देखा और काफी देर बाद उसने केक ले लिया। उसने अपना सिर घुमाया और दूसरे आदमी से पूछा, जो छोटा लेकिन मजबूत था, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आया। उसके बगल में बैठे आदमी ने उसकी अनुवाद में मदद की, फिर उससे कहा, उसका नाम एली शानदाई है, वह एक लोहार है। उसने उसे भी एक बड़ा केक दिया, फिर तीसरे आदमी से पूछने के लिए भी यही तरीका अपनाया। जब उन्हें पता चला कि यदि वे उसके प्रश्न का उत्तर देंगे तो वह उन्हें केक देगी, तो उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चोर को छोड़कर सभी ने उसे उत्तर दिया। उसने अनुवाद में उसकी मदद की, उनके नाम और व्यवसाय पूछे। लोहार के अलावा वहां 2 बड़ी और 2 चरवाहे थे। केक मिलने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना उसे लालच से खा लिया। उसने चोर की तरफ देखा जो किसी और के हाथ में केक को घूर रहा था और अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। फिर भी जिद्दी होते हुए उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे व्यक्ति का चेहरा सख्त हो गया। वह उसे घूर रहा था, जवाब देने से इनकार कर रहा था। तूदा बोलने ही वाली थी कि उसके बगल में बैठा आदमी धीमी आवाज में बोला। दूसरे व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और काफी देर बाद उसने आखिरकार अपना नाम बताया, टाइम यू एर। उसने उसे केक दिया। उसने उसे लिया लेकिन खाया नहीं, बस उसे अपने हाथ में थामे रहा। उसने न देखने का नाटक किया, बस अपने पति के बगल में खड़ी रही, अपने सामने खड़े लोगों को देखा और कहा, आप ट्रोंग डोंग हैं, मेरे पति। हम शहर के पूर्व में ब्लैक क्रो एले में स्थित बाजार में मोमबत्तियां बेचते हैं। हम लोगों को पैसे नहीं दे सकते, लेकिन हम भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। ब्लैक क्रो एली में अभी भी कई खाली घर हैं। थोड़े से नवीनीकरण के साथ उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर तुम आना चाहते हो तो हमारे साथ वहां आओ। अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। उसने एक वाक्य कहा। उसने अनुवाद करने में उसकी मदद करने के लिए कई भाषाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में उसने ठंडे दिमाग से कुछ और वाक्य कहे। उन चंद वाक्यों ने उन आदमियों के चेहरे पीले कर दिए। तूदा उसके बगल में चल रही थी। उसने किसी को भी उनके पीछे आते नहीं देखा, एक भी व्यक्ति नहीं। वह जानती थी कि समस्या आखिरी कुछ वाक्यों में थी। वह धीमी आवाज में पूछे बिना नहीं रह सकी।
तुमने तैमूर से ऐसा क्या कहा जिससे उसने अपना मन बदल लिया? उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने उससे पूछा, क्या गरिमा उसके छोटे भाई से अधिक महत्वपूर्ण है? तो अभी क्या हुआ? आपने और क्या कहा? उसने अचानक पूछा, लेकिन वह उसके झांसे में नहीं आया, बस उदासीनता से बोला, कुछ नहीं। क्या कहा आपने? वह फिर से पूछने पर अड़ी रही। वह बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, जब तुम मेरे इलाके में आओगी तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और मेरे नियमों का पालन करना होगा। और क्या? मेरी औरत को छूने की हिम्मत की, मैं उसे मार डालूंगा। उसने उसकी ओर देखा और पाया कि वह उसकी ओर देख रहा है और कह रहा है, यदि तुम मेरे नियमों को स्वीकार नहीं करते तो वहीं रहो। उसने यह नहीं पूछा कि उसे यह धमकी क्यों देनी पड़ी कि वह उसे छुएगा नहीं। वह जानती थी कि वह उसे चोट लगने से बहुत डरता था और गुलामी के धंधे में जीवन का अनुभव करने के बाद उसने सोचा कि इस आदमी को वास्तव में नियम बनाने चाहिए। इसलिए उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चाहे कुछ भी हो, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन उस दोपहर, जब शिव ये और वह घर जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे, तो कर्ज वसूलने वाला और लोहार उनका सामान उठाने में उनकी मदद करने आए और फिर बड़ी और चरवाहा भी आ गए। जब वे लोगों के समूह को कोने में ले गए, तो उन्होंने देखा कि टाइम यूएर एक दुबले पतले लड़के को लेकर वहां खड़ा था। न तो उसने और न ही उसने कुछ कहा, बस लोगों के इस समूह को कौवों से भरी गली में ले गया, उन्हें कुछ खाली घरों में व्यवस्थित किया जहां वे अस्थायी रूप से रह सकते थे। वह खुद छत पर चढ़ गया, घर की मरम्मत में उनकी मदद की, या फिर उन चीजों को उठाने के लिए इधर उधर चला गया जो अभी भी इस्तेमाल की जा सकती थी। बिना दरवाजे वाली अलमारियां, बिना पैरों वाली कुर्सियां। वह दलिया पकाने चली गई और एलिंग से बीमार चरवाहे और उसके छोटे भाई टाइम्यू एर का इलाज करने को कहा। एलिंग ने कोई आपत्ति नहीं की, उनके चेहरों पर निशान देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस उससे कहा कि वह भगोड़ों को चेतावनी दे कि वे कौवों को न छुएं। इसके अलावा, आप जानते हैं कि केवल मोमबत्ती की बिक्री पर निर्भर रहना इन लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, है ना? मुझे पता है। टूदा ने सिर हिलाया। आप क्या करने जा रहे हैं? एलिन्ह ने पूछा। वे काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उनके बीच बड़ी और लोहार हैं, जो चीजें बना सकते हैं और फिर उन्हें सस्ते दामों पर बाजार में बेचने के लिए ट्रोंग डोंग के पास ला सकते हैं। उन्हें बस जीविका चलाने के लिए थोड़ा सा मौका चाहिए। कितने पैसे की आपको जरूरत है? टूदा को उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे तौर पर पूछेगी, इसलिए वह दंग रह गए, लेकिन फिर भी बेशर्मी से बोले, 12 टैल चांदी। एलिन्ह ने अपनी जेब से एक चांदी की पट्टी निकाली और उसे मेज पर रख दिया। एक पट्टी 50 टैल की थी। वह दंग रह गई। क्या आपको लगता है कि आप केवल इन 7 लोगों को ही जगह दे सकते हैं? एलिन्ह ने ठंडे स्वर में कहा, इस शहर में सिर्फ ये भगोड़े ही नहीं हैं। टूदा फिर चौंका, फिर अचानक चौंका। एलिन्ह सही था। क्या आप अब भी मदद करना चाहते हैं? उसने महिला जादूगरनी की ओर देखा, फिर चांदी की पट्टी की ओर, और अंततः चांदी की पट्टी लेने के लिए आगे बढ़ी। एलिन्ह ने उस पर भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। उसने चांदी ली, फिर एलिन्ह की मेज पर रखे बर्तन साफ किए और वापस रसोई में चली गई। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने केवल लिन को ठंडे स्वर में कहते सुना, मूर्ख लड़की। उसने बहाने नहीं बनाए, पलटकर चली गई। शायद वह मूर्ख थी, लेकिन वह उन लोगों को सड़क के किनारे भूख से मरने नहीं दे सकती थी। वह जानती थी कि वह भी मूर्ख था। वह 2 मूर्ख थे, 2 मूर्ख जो अपने जीवन के पिछले आधे हिस्से की गलतियों की भरपाई करना चाहते थे। 7 भगोड़े आधे महीने बाद बढ़कर 15 हो गए, 1 महीने बाद 20 लोग हो गए।
वह वास्तव में जानता था कि सैनिकों का नेतृत्व कैसे करना है, जानता था कि उनसे कैसे निपटना है। उनके नेतृत्व में लोगों ने आसपास के खाली पड़े घरों और चौराहों की सफाई की और ज्यादातर कमरों की मरम्मत की। उन्होंने टाट लैम को बही खाते रखने और सभी आय व्यय का प्रभार सौंप दिया। बड़ी लोगों को पहाड़ पर ले जाए, जलावन के लिए पेड़ काटे और वापस आए, उन्हें मेजें बनाना सिखाए। लोहार को लोहे के टुकड़ों को पिघलाकर लोहे के टुकड़े बनाने दे, ताकि मेज के कोने बनाए जा सकें। बाद में एक राजमिस्त्री, एक चीनी मिट्टी का काम करने वाला, एक नाई, एक बहुत ही कुशल रसोइया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग तिमोर जैसे लोग थे, जो मूल रूप से शहर की रक्षा करने वाले सैनिक थे, लेकिन हार के कारण गुलाम बन गए। कभी-कभी पुरुष छोटी छोटी बातों पर झगड़ते और लड़ते भी थे, लेकिन वह हमेशा उन्हें तुरंत रोक देता था। उसने लोगों को जीतने के लिए सद्गुणों का इस्तेमाल नहीं किया, उसने लोगों को जीतने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। जब लोगों को पता चला कि उसके पास शानदार मार्शल आर्ट कौशल है, वह अकेले 100 लोगों का सामना कर सकता है और वह अपनी बात का पक्का है, तो कोई भी उसके सामने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता था। यह तो कहना ही क्या कि वह बहुत न्यायप्रिय था। जो भी व्यक्ति परेशानी पैदा करता, चाहे वह सही हो या गलत, उसे पहले गड्ढा साफ करने की सजा दी जाती और फिर बाद में बात की जाती। कोई भी गड्ढा साफ नहीं करना चाहता था, इसलिए वे बहुत आज्ञाकारी बन गए। अजीब बात यह है कि तुदा ने पाया कि जो लोग उससे पिट चुके थे, वे उसे ढूंढना पसंद करने लगे। उनमें से टाइम्यूर सबसे ज्यादा जिद्दी था। वह व्यक्ति हमेशा उसका पीछा करता था। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी होती थीं, और यहाँ तक कि हमेशा उससे चिपकी रहती थी, चाहती थी कि वह उसे कुछ चालें सिखाए। वह हमेशा अधीर दिखाई देता था, लेकिन सुबह के समय ऐसे समय भी होते थे जब वह वास्तव में टाइम्यूर को मार्शल आर्ट सिखाता था। मैं नहीं जानता कि क्या ये लोग स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए पैदा हुए हैं, या क्या उन्होंने अपने दिलों में मृत्यु का अनुभव किया है और उससे डरते हैं, इसलिए वे सभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए उसका अनुसरण करते हैं। पहले तो यह सिर्फ टाइम्यूर था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह 10 से ज्यादा लोगों में बदल गया और बाद में लगभग सभी लोग आ गए। नतीजतन हर सुबह आपको सामने के यार्ड में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले पुरुषों के इकट्ठा होने की आवाज सुनाई देती थी। 10वें दिन आलिंग को आखिरकार गुस्सा आ गया और उसने यार्ड में मौजूद पुरुषों पर चिल्लाने के लिए दरवाजा खोल दिया। इतनी सुबह सुबह यह शोर क्या है? यह मेरा घर है, कोई मार्शल आर्ट स्कूल नहीं। आप सब बाहर निकलो और सड़क पर अभ्यास करो। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वे सिर्फ उसे ही देख पाए। वह हल्के से खांसा, थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर भी सभी को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए ब्लैक क्रो एली के बाहर ले आया। क्योंकि वह मार्शल आर्ट सिखाता था, इसलिए लोग उसकी बात और भी ज्यादा सुनते थे। उसने उन्हें बाहर जाकर उपद्रव करने से सख्ती से मना किया और यह निर्धारित किया कि सभी को सुबह जल्दी उठकर काम करना, साफ सफाई करना और मार्शल आर्ट सीखना होगा। जिनके चेहरे पर निशान थे वे ब्लैक क्रो एली में काम करते थे, और जिनके चेहरे पर निशान नहीं थे वे व्यापार में मदद करने के लिए बाजार जाते थे। बाजार के लोग शुरू में इन गुलामों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब वे उसे बचे हुए लोगों को नियंत्रित करते देखकर खुश थे। वसंत आ गया और पलक झपकते ही यह मध्य गर्मियों में था और सूरज सुबह से ही तप रहा था, पूरे शहर को जला रहा था। रात में मोमबत्ती की रोशनी में बैठी महिला टाट लैम द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों को देखती थी तथा सभी की आय और व्यय का संतुलन बनाने की कोशिश करती थी,
ताकि पता चल सके कि क्या वह कुछ अतिरिक्त धन जुटा सकती है या आय बढ़ाने का कोई तरीका सोच सकती है। यद्यपि वह साधारण घरेलू सामान बनाकर फिलहाल पर्याप्त भोजन जुटा सकती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि गर्मियों में कारवां शहर छोड़ देगा ताकि मंगोल सेना का ध्यान आकर्षित न हो। पिछले साल के आधे से ज्यादा साल बीत चुके हैं। जब वे चले जाएंगे तो व्यापार उतना सुचारू नहीं रहेगा जितना अब है। खंड 2 अध्याय 13। उसने नहाना समाप्त किया और उसके बगल में बैठ गया। पूछते समय उसके बालों को सुखाने के लिए एक साफ तौलिया का उपयोग कर रहा था। कैसा है? यह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम कुछ बड़े लोगों से बात कर सकते हैं जो अगले साल वापस आने की योजना बना रहे हैं, और जब वे चले जाएं तो उनके घरों की मरम्मत में मदद करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। कड़ी मेहनत करो और तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा। वह दंग रह गया, खुद को रोक नहीं सका और किताबों में देखती हुई उसे घूरने लगा। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह यहीं रहना चाहती थी। उसे जाने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। यह ठीक है क्या? वह घबरा गया और सावधानी से पूछा। पहले तो उन्होंने हमारे लोगों को काम पर रखने की हिम्मत भी नहीं की, फिर वे हमें घर की सफाई कैसे करने देते? उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। व्यक्ति चला गया, घर खाली हो गया, क्या संपत्ति बची है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियमित रूप से सफाई और गश्त करता है और मरम्मत में भी मदद कर सकता है, तो उसे क्यों न स्वीकार किया जाए? हमारे पास कर्मचारी हैं और कीमत भी कम है। मैंने शहर के कुछ बड़े लोगों से पूछा। हालांकि उन सभी ने कहा कि वे इस बारे में सोचेंगे, लेकिन किसी ने तुरंत मना नहीं किया। वे व्यवसायी हैं जो मुनाफे को महत्व देते हैं। अगर वे घर खाली छोड़ देते हैं तो उन्हें डर रहता है कि कोई और उसे ले जाएगा। यह स्थान व्यवसाय के मामले में इतना व्यस्त है कि अगले साल यहां आने पर शायद अच्छा स्थान न मिले। इसके अलावा, जैसा कि हम सोचते हैं, व्यापारी केवल सर्दियों में ही यहाँ नहीं आते थे। जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों से बसे हुए हैं और कभी भी वसंत या गर्मियों में यहाँ से नहीं जाते। यह एक अच्छा सौदा है। मुझे लगता है कि हमें इसे आजमाना चाहिए। उसे अपने विचार और धारणाएं समझाते देख उसका दिल थोड़ा खुश हो गया। वह नहीं जानता था कि जब उसने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, तब तक वह पहले से ही योजना बना चुकी थी, और बहुत अच्छी तरह से। वसंत और ग्रीष्म ऋतु यात्रा के लिए अनुकूल हैं। लोग आसानी से आते जाते हैं। उसे नहीं पता कि वह जाने के बारे में क्यों नहीं सोचती। व्यापारी जा सकते थे, वह भी जा सकते थे, भगोड़े जा सकते थे, कहीं और रहने के लिए। उसे याद दिलाना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके अपने विचार थे। खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ, उसने अपने हाथ को उसके ढीले बालों को उसके कान के पीछे करने के लिए उठाया। कल मैं कुछ अमीर लोगों से पूछने जाऊंगा। उसके कान पर रखे उसके हाथ से तूदा का चेहरा लाल हो गया। उसकी गहरी होती जा रही गहरी आंखों को देखकर उसे पता चल गया कि वह उत्तेजित हो चुका है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वे दोनों स्तब्ध रह गए, एक ही समय में अपना सिर घुमाया। अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी लोग क्यों आ रहे हैं? कौन है भाई? उसने ऊंची आवाज में पूछा। झांग परिवार, मैं टाट लैम हूँ। मुख्य द्वार के बाहर 3 बड़े लोग आपकी तलाश कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद से उनके यहाँ कभी कोई मेहमान नहीं आया था, इसलिए दोनों एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे। उसने अपनी नाजुक भौहों को सिकोड़ लिया। उसकी आंखों में अनजाने में ही चिंता और बेचैनी के भाव दिखाई दे रहे थे। वह किस बात को लेकर चिंतित थी, यह जानते हुए उसने उसके छोटे से चेहरे को सहलाया और धीमी आवाज में उसे आश्वस्त किया। हमारा पीछा करने वाले व्यक्ति में दरवाजे पर इंतजार करने का धैर्य नहीं होगा।
वह शहर का कोई बड़ा आदमी होगा। शायद वह घर की सफाई और मरम्मत के बारे में बात करने हमारे पास आए। उसने यह सुना और सोचा कि यह सही है। अगर घुड़सवार सेना होती तो वे बहुत पहले ही दरवाजा खोल देते, दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करते। उसे राहत की सांस लेते देख वह उठ खड़ा हुआ। मुझे जाकर देखने दो। कृपया उन्हें सामने वाले हॉल में आमंत्रित करें। तूदा ने खड़े होकर कहा, आप मेहमान हैं। मैं रसोई में जाकर पानी उबालूंगा और चाय बनाकर ऊपर ले आऊंगा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर सिर हिलाया, दरवाजा खोला और टाट लैम्प के साथ सामने वाले हॉल में चला गया। क्या आप उन 3 सज्जनों में से किसी को पहचानते हैं? उसने टाट लैम्प से पूछा। मैंने उनमें से एक को पहचान लिया। वह शहर के पश्चिम में स्थित होटल के मालिक श्री साबिएर थे। वह जानता था कि टाट बीनी ही वह थी जो पहले मोमबत्ती जलाने आई थी। टाट बीनी लंबे समय से शहर में व्यापार कर रहा है। शहर का एक अमीर आदमी है। उसकी बातों में कुछ वजन है। उसे नहीं पता कि दूसरी पार्टी अभी भी रात में क्यों आती है, लेकिन फिर भी टाट लैम्प को बताती है। सभी से कहो कि बाहर न जाएं, कमरे में ही रहें, खिड़की से बाहर सिर निकालकर बातें न सुनें। हाँ, सालिन ने सिर हिलाया, क्योंकि उसके चेहरे पर भी निशान था, इसलिए उसने दरवाजे के बाहर बड़े लोगों से बचते हुए साइड के दरवाजे से प्रवेश किया। यह देखकर वह मुख्य द्वार पर गया और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर साबिएर के अलावा तुआन सोंग तांग नाम का एक सोंग व्यापारी भी कपड़ा बेच रहा था और नगोआ केप टिच नाम का एक हुई व्यापारी अनाज बेच रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, साबिएर मुस्कुराया और कहा, मुझे खेद है झांग यांग, यह बहुत देर हो चुकी है और मैं अभी भी आपको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन हमारे पास वास्तव में आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ चीजें हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सुविधाजनक है? बिल्कुल, उसने सिर हिलाया और उन्हें घर में आमंत्रित किया। घर में प्रवेश करने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उनका मनोरंजन करना नहीं जानता। सौभाग्य से तूदा एक चायदानी लेकर आया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कप गर्म चाय डाली। फिर उसने छत से लटके लोहे के हुक पर चायदानी को लटका दिया। वह लगभग गुलामों के शिविर में ही पले बढ़े थे और उन्हें मेहमानों का सत्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने चाय परोसने या मेहमानों का सत्कार करने के बारे में नहीं सोचा। पहले उसके पास आने वाला एकमात्र व्यक्ति गुमा था, लेकिन गुमा को उसका मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं थी। गुमा खुद चाय बनाता था, उसके साथ विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाहरी दुनिया अलग थी। पहले लोग कभी भी उसकी ओर सीधे नहीं देखते थे, भले ही वह गुलामी से बच निकला था। शिविर में मंगोल सैनिक अभी भी उसे नीची नजर से देखते थे। लेकिन इस समय हर कोई उसे एक इंसान की तरह व्यवहार करेगा, उसे व्यापारी ट्रोंग डोंग की तरह व्यवहार करेगा और सीधे उसकी ओर देखेगा। इससे वह असहज हो गया, लेकिन उनके लिए चाय डालने के बाद वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई, जिससे उसे सहज महसूस हुआ। उसने शांति से और इत्मीनान से तीनों सज्जनों को देखा और विनम्रता से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि इस बार आप यहाँ क्यों आए हैं? तो ये बात है। बॉस दोआन ने अपना गला साफ किया और कहा, मैंने सुना है कि ट्रोंग डोंग कुछ सैनिकों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आपके स्थान पर एकत्र हुए थे। क्या यह सच है? तू दा को आश्चर्य और हैरानी हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ आएंगे। उसने सोचा कि स्वामी उससे कहना चाहते थे कि वह दासों को मार्शल आर्ट सिखाना बंद कर दे या उन्हें शहर से बाहर निकाल दे। उन्होंने कहा, वह जवाब देने ही वाली थी। हाँ, ऐसी बात है। उसने शांति से अपने सामने चिमनी के पास बैठे मालिकों की ओर देखा और कहा, लेकिन हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए करता है, परेशानी पैदा करने के लिए बिल्कुल नहीं।
मैंने नियम बना लिया है कि अगर कोई बाहर जाकर परेशानी खड़ी करेगा तो मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आपके यहाँ के लोग परेशानी खड़ी करने नहीं जाते। साबिएर ने अपना हाथ हिलाया और कहा, वास्तव में इस बार हम आपको खोजने इसलिए आए हैं क्योंकि आपके यहाँ के लोग बहुत अनुशासित हैं। कुछ दिन पहले टाइम न्यू एर नाम के एक आदमी ने मेरे द्वारा गिराए गए पैसों से भरा बैग उठाया और होटल में मेरे पास ले आया। त्रुओंग डुओंग और तूदा यह सुनकर दंग रह गए, तुरंत पसीने से तरबतर हो गए, यह नहीं जानते हुए कि क्या टाइम यूक नी ने वास्तव में पैसे का बैग उठाया था या उसके साथ छेड़छाड़ की थी। सौभाग्य से उन्होंने पैसे का बैग उस व्यक्ति को वापस कर दिया। क्या तुम्हारी जेब में पैसे नहीं हैं? उसने अपने हाथ अपनी जांघों पर रखे और चिंतित होकर पूछा। नहीं, एक पैसा भी गायब नहीं है। उसने पैसों से भरा थैला दे दिया और तुरंत चला गया। यह कहने के बाद टाट बीन ही ने आह भरते हुए कहा, मैंने इसके बारे में बाद में सोचा। हालांकि आपके स्थान पर लोगों के चेहरे पर निशान थे, लेकिन यह उनकी गलती नहीं थी। तभी उस महिला ने नगोआ केप तीत से घर की सफाई और मरम्मत का मामला बताया। चर्चा के बाद हम एक विचार पर पहुंचे। नगोआ केप टिच ने आगे कहा, यह विचार मन में अचानक नहीं आया। हाल के वर्षों में इस जगह पर अधिक से अधिक लोग आए हैं और यहाँ रहने और बसने के इच्छुक लोगों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही उपद्रवियों की संख्या भी बढ़ गई। बाजार में अक्सर चोर लुटेरे रहते हैं और कभी-कभी व्यापारी आपस में झगड़ते भी रहते हैं। यदि वे केवल 2 या 3 लोग होते तो ठीक था, लेकिन जो व्यापारी लड़ रहे थे उनके पास अंगरक्षक थे, प्रत्येक पक्ष में 1 दर्जन, और कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए अक्सर सभी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। तो हमने इस बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। संयोग से पिछली बार सड़क पर मैंने तुम्हें एक चोर को पकड़ते हुए देखा था। तुम्हारा हुनर बहुत बढ़िया है। कुछ दिन पहले हमारे टीम लीडर ने कहा कि उन्होंने आपको ब्लैक क्रो एली में सैनिकों को मार्शल आर्ट सिखाते हुए देखा था और आपके मार्शल आर्ट कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह वास्तव में उत्कृष्ट है। हमने इस पर चर्चा की और चाहते थे कि बाजार में हर कोई पैसा इकट्ठा करके एक तटस्थ सुरक्षा टीम बनाए, जिसका कप्तान आप हों। तुदा और त्रुओंग डोंग सुनते सुनते और भी हैरान हो गए और उन्हें लगा कि उन्होंने आखिरी वाक्य गलत सुना है। बॉस दोआन ने आगे कहा, सुरक्षा दल का मुख्य काम रात में गश्त करना, डकैती रोकना, डाकुओं को पकड़ना और शहर में सुरक्षा बनाए रखना है। टीम में शामिल लोग आपकी पसंद है। इस वाक्य का अर्थ बहुत गहरा है। वह जानता था कि वे उसे गुलाम सैनिकों को नियुक्त करने का इरादा रखते थे। बॉस डोन ने चाय की चुस्की ली, आह भरी और आगे कहा, जरूरी खर्चों और वेतन के लिए हर कोई हर महीने पैसे का योगदान देगा। यदि आप सहमत हों तो हम बाजार और शहर के द्वारों पर नोटिस चिपका देंगे। क्या सभी लोग इस बात से सहमत हैं? उसे यकीन नहीं हुआ, उसने पूछा। ताबीनी ने सिर पर दुपट्टा लपेटा, सिर हिलाया, कहा, बहुमत सहमत है। हमने देखा कि आप इन लोगों को अंदर ले गए और फिर पाया कि आपके कार्य सही थे। नेताविहीन बचे हुए लोगों को परेशानी पैदा करने देने की तुलना में उनका उपयोग करना बेहतर है। इसके अलावा यदि इस शहर में नियम और सुरक्षा व्यवस्था होती तो डाकू चोरी करने की हिम्मत नहीं करते और व्यापारी समूह छोटी छोटी बातों पर लड़ते हुए हंगामा नहीं करते। तो आप क्या सोचते हैं? उसकी गर्दन कड़ी हो गई और उसने जवाब दिया, क्या आप मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बस ध्यान से सोचो और फैसला करो। अगर कुछ है तो हमें बताओ। इतना कहने के बाद टाट बीन ही मुस्कुराई और बोली, रात हो चुकी है, हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे।
यह कहकर वह और दोनों बॉस खड़े हो गए। वह और तूदा उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए, फिर मुख्य दरवाजा बंद किया और चायदानी और कप साफ करने के लिए उसके साथ भीतरी कमरे में लौट आए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिरकार वह इसे और अधिक नहीं रोक सका और कमरे में प्रवेश करने से पहले उसे वापस बुलाया। तूदा, वह चौंक कर रुक गई, उसका दिल कांप रहा था। यह आदमी शायद ही कभी उसका नाम पुकारता था। मुझे नहीं पता कि क्यों, जब तक कि यह जरूरी न हो, वह कभी उसका नाम नहीं पुकारता। चांदनी रात में उसने अपना सिर घुमाकर उसके लंबे कद और तनाव भरे चेहरे को देखा, उसकी तरफ देखा और कहा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? उसके सामने खड़े आदमी का चेहरा साफ था, उसके बाल छोटे लेकिन काले थे, गहरी काली आंखें थीं, जिनमें क्रूरता का कोई निशान नहीं था, और उसने खून से सना हुआ युद्ध कवच नहीं पहना था बल्कि भूरे रंग का एक साधारण मोटा कपड़ा पहना था। उसने अपने पैरों में मजबूत सैन्य जूते नहीं, बल्कि सिर्फ एक जोड़ी पुराने लेकिन साफ जूते पहने हुए थे। वह और वह राक्षस जिसे उसने पहले देखा था, उनमें बिल्कुल भी समानता नहीं थी। लोगों को यह एहसास दिलाना कि वह एक शांत, ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन मालिकों ने उसे एक सुरक्षा दल बनाने के लिए ढूंढना चाहा। उसे इस तरह से देखकर कौन सोच सकता था कि वह वही है जिसे मंगोलों ने जंगली जानवर कहा था। युद्ध के मैदान में भयंकर और अजय लैंगडांग आसानी से दुश्मन जनरल का सिर काट सकता है, जिसका नाम सुनते ही लोग हिम्मत हार जाते हैं। उसने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं क्या सोचती हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम क्या सोचते हो। जिस व्यक्ति को वे खोज रहे हैं, वह आप हैं। जिस व्यक्ति पर वे भरोसा करते हैं, वह आप हैं। उसने अपनी सांस रोक ली, अपने सूखे होठों को चाटा, उसकी आवाज भारी हो गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं राजी हो गया तो मुझे लंबे समय तक यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है, उसने जवाब में सिर हिलाया। न 2 या 3 महीने, न आधा साल या 1 साल। उसने खुद को मजबूर करते हुए उससे कहा, शायद कई साल लगेंगे। वास्तव में यह एक जीवन काल है, लेकिन वह कहने की हिम्मत नहीं करता। एक जीवन काल बहुत लंबा है, यह कहना कठिन है। मुझे पता है, उसने धीरे से उत्तर दिया। चांदनी रात में उसकी आंखों के सामने लड़की बहुत पवित्र और अद्भुत लग रही थी। उसने एक साधारण देहाती पोशाक पहनी थी। उसके लंबे काले बाल सिर्फ एक कपड़े की रस्सी से बंधे थे। वह इतनी छोटी थी कि खड़े होने पर भी उसके कंधे तक नहीं पहुंच पाती थी। पर वह जानता था कि उस छोटे से शरीर में एक कोमल, बहादुर और मजबूत दिल था। उसका शरीर पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था, मौसम भी गर्म हो चुका था। अगर वह चाहती तो अपने बिस्तर के पास रखा छोटा सा पैकेट उठाकर शहर से बाहर किसी भी गाड़ी पर चढ़ सकती थी और दुनिया के छोर तक जा सकती थी। वह गुलामों को अनदेखा कर सकती थी, बचे हुए लोगों को अनदेखा कर सकती थी, वह उसे भी अनदेखा कर सकती थी। लासू के लोग उससे नफरत करते थे, उसे पकड़ना चाहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह जिस गुलाम को ले गया है वह एक लड़की है। कोई भी उसकी तलाश नहीं करेगा। सच कहूं तो उसके साथ रहना उसे अकेले जाने देने से ज्यादा खतरनाक था। उसे बताना चाहिए था, उसे दिखाना चाहिए था, पर वह बस अपनी मुट्ठियां भींचे हुए था, बेशर्मी से कह रहा था, मुझे एक सम्मानित नौकरी मिलेगी और मैं एक सम्मानित व्यक्ति बनूंगा। वह चांदनी के नीचे चुपचाप खड़ी थी। रोशनी के सामने उसका छोटा सा चेहरा उसके लिए उसके भावों को स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव बना रहा था। वह उसके विचारों का अनुमान लगाने में असमर्थ था, यह जानने में असमर्थ था कि वह इस मामले के बारे में क्या महसूस करती है। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम मेरे साथ यहीं रहोगी?
रात की हवा अभी भी थोड़ी ठंडी थी, लेकिन वह उसके माथे पर चांद की रोशनी देख सकती थी, उसकी गर्दन की धड़कन देख सकती थी, उसकी सांस रुकती हुई देख सकती थी। क्यों नहीं? उसने उसे फिर से पूछते हुए सुना। अचानक उसके कानों में कुछ आवाज गूंजने लगी। उस क्षण तो मेरा दिल भी धड़कना बंद हो गया। माने क्यों ना, वह उसे 1 लाख कारण दे सकता था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था, इतना भ्रमित भी नहीं था। यदि वह इसके बारे में नहीं सोचती, तो वह उसे कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं दिखाएगा। धिक्कार है। वह उस तरह का दयालु नहीं है। खंड 2 अध्याय 14। ऐसा कहने के बाद भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। इसका मतलब है कि वह सहमत है, उसके साथ रहने के लिए, यहाँ रहने के लिए, और उसकी पत्नी बनी रहने के लिए सहमत है। 10 दिन या आधा महीना नहीं, 1 या 2 साल नहीं, बल्कि कई साल, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी। अचानक उसके पूरे शरीर में एक तेज एहसास उमड़ पड़ा, जिससे उसके शरीर का हर रोम रोम खुल गया। वह खुद को उसकी ओर बढ़ने से रोक नहीं पाया, अपना सिर नीचे झुकाकर उसके होठों को चूमने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन इतना काफी नहीं था। संपर्क का वह बिंदु बहुत छोटा था। उसे इसकी तुरंत जरूरत थी। उसे अपने पास रखना, उसे अपने वश में करना, उसे महसूस करना, यह पुष्टि करना कि यह सब सच था। उसने उसे उठाया, लेकिन बिस्तर पर जाने तक इंतजार नहीं कर सका, इसलिए जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने उसे दरवाजे के सामने दबा दिया। अपने सारे कपड़े भी नहीं उतारे, उसने खुद को उसके गर्म, कसे हुए शरीर में दफना लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक उसके साथ ऐसा करेगा, इसलिए तूदा घबरा गया। उसे और अधिक शर्मिंदगी इस बात से हुई कि उसका शरीर पहले से ही उसके लिए तैयार था। उसका शरीर जल रहा था, वह उसकी तत्परता और इच्छा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उसने सोचा कि वह उसे रोकने के लिए चिल्लाएगी, लेकिन वह केवल उसके कंधों से चिपकी रही, उसके चेहरे को सहलाया, अपना चेहरा ऊपर उठाया, अपने गुलाबी होंठ खोले और एक आकर्षक कराह निकाली। उसकी सारी इंद्रियां उस जगह से जुड़ी हुई थी, जिसे वह दबा रही थी। उसने उसकी गांड को ऊपर उठाया, बाहर खींचा और वापस अंदर धकेल दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया, उसकी काली काली आंखें आंसुओं से भर गईं जो उसके फिगर को दर्शाती थीं। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने एक हल्की कराह निकाली। उसने सांस फूलते हुए उसकी ओर देखा, उसे इतनी शर्मिंदगी से देखा कि वह अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, लेकिन वह दूर नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह खड़ी थी। वह बहुत गहराई तक जा सकता था, हर बार गहराई से, मजबूती से, जैसे कि वह उसके दिल में प्रवेश करना चाहता था, उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। उसकी काली आंखें जल रही थी। उसने अपना हाथ उसके चेहरे को सहलाने के लिए उठाया। उसकी आवाज कर्कश थी क्योंकि वह एक विदेशी भाषा बोल रहा था। वह समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखें, उसका भाव, उसके पूरे शरीर को कमजोर महसूस करा रहे थे। वह पूछना चाहती थी कि उसने क्या कहा, लेकिन उसने पहले ही अपना सिर नीचे करके उसके कोमल होठों को चूम लिया था। उनके होंठ और जीभ आपस में लिपटे हुए थे, फिर से गहराई में जा रहे थे, जब तक कि वे दोनों एक दूसरे के दिलों में जल नहीं गए। सुरक्षा दल आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था, क्योंकि वे ब्लैक क्रो एली में रहते थे और क्योंकि काले लोग गंदगी से नहीं डरते थे। सुरक्षा दल की वर्दी समान रूप से काले कपड़े से बनी थी, जूते, ब्रॉडस्वॉर्ड, लबादा। उन्होंने आराम करने और खाने के लिए बाजार में एक छोटा सा घर भी बनाया। कपड़े और हथियार सभी काले थे, जिससे हर कोई हंसता था और उन्हें ब्लैक क्रो कपड़े कहता था। शहर में जो लोग उन्हें देखते थे, वे भी उन्हें गुप्त रूप से ब्लैक क्रो टीम कहते थे।
ब्लैक क्रो एली में हर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं बनना चाहता था। रसोइये ने रसोइया बने रहने के लिए स्वेच्छा से काम किया, बड़ी ने बड़ी बने रहने के लिए स्वेच्छा से काम किया, लेकिन लगभग सभी लोग गार्ड टीम में शामिल हो गए। चूंकि गार्ड टीम के अधिकांश लोग गुलाम मूल के थे, इसलिए सभी ने इस अवसर का भरपूर आनंद लिया। वे उसके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते थे, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए हर दिन सुबह जल्दी उठते थे, खुद को और अपने रहने के स्थान को साफ रखते थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। ब्लैक क्रो अनुशासित थे और उसकी शिक्षाओं के तहत सभी मजबूत बन गए, क्योंकि उसने बहुत ही सख्त और कठोर नियम बनाए थे और कई बार जब लोग बाजार में उपद्रव करते थे तो सुरक्षा दल उसे जल्दी से नियंत्रित कर लेता था और वह जानता था कि विवादों को कैसे शांत किया जाए। इसलिए 1 महीने से भी कम समय में शहर में कोई चोर नहीं था और कोई भी उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए वाणिज्यिक शहर में व्यापार अधिक से अधिक चहल पहल वाला हो गया और कई और व्यापारी कारवां मालिकों ने गर्मियों में भी यहाँ व्यापार करने का फैसला किया और कई लोगों ने सुरक्षा दल में शामिल होने के लिए कहा। सुरक्षा बेहद अच्छी थी, इसलिए इस गर्मी में यहाँ व्यापार करने के लिए आने वाले व्यापारी कारवां की संख्या सर्दियों की तुलना में भी अधिक थी। शहर का विस्तार जारी रहा और हर दिन लोगों ने यहाँ बसने का फैसला किया और खाली घर धीरे धीरे भर गए और यहाँ तक कि ब्लैक क्रो गली, जिसके पास जाने की पहले कोई हिम्मत नहीं करता था, वहाँ भी लोग रहने लगे। इसलिए सभी एयर समूह ने आधिकारिक तौर पर एक व्यापारी संघ स्थापित करने का फैसला किया, जिससे सब कुछ अधिक व्यवस्थित हो गया। दंगाइयों का पीछा करने और उन्हें भागने में सहायता करने के लिए गिल्ड मालिकों ने ब्लैक क्रोज को 20 घोड़े भी उपलब्ध कराए। पहले तो वह चिंतित थे कि लासू किसी को उसकी तलाश करने के लिए भेजेगी, लेकिन वसंत बीत गया और गर्मियां आ गईं, और जब लंबी गर्मी खत्म होने वाली थी तब भी वे उसे नहीं देख पाए। छोटी गर्मी का मौसम। 1. छोटी गर्मी का मौसम 6, 7, 8 जुलाई। मौसम बेहद गर्म था, विशाल आकाश बादल रहित था, शहर के बाहर की घास बहुत पहले ही सूख चुकी थी और केवल पहाड़ों की तलहटी में छोटी नदियों के किनारे कोई हरी घास बची थी। हवा चली और रेत और धूल ने आसमान को भर दिया, लेकिन इसका शहर के व्यापारियों पर कोई असर नहीं हुआ। इतने सारे लोग थे कि बीमार होने वालों की संख्या भी बढ़ गई। अधिकांश समय उन्हें एलिनिकी मरीजों से मुलाकात में मदद करने के लिए घर पर ही रहना पड़ता था। आज एक व्यापारी के अनुसार यह कहा गया था कि पहाड़ के दक्षिण में मंगोल सेना गर्मियों की शुरुआत से ही पश्चिम की ओर बढ़ रही थी ताकि दूसरी सेना में शामिल होकर पश्चिमी अभियान पर जा सके। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से उसे बताना चाहती थी, लेकिन वह गली के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले छोटे से घर में कहीं नहीं मिला। उसने पूछा तो पता चला कि शहर के उत्तर में आग लगी है। वह और सभी लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। उसका दिल धड़क उठा। कई दिनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। मौसम शुष्क था। 2 दिन पहले उसने उसे यह कहते सुना था कि उसे चिंता है कि किसी ने गलती से आग का इस्तेमाल कर लिया है। कौन जानता था कि आज सचमुच आग लग गई है। तूदा जल्दी से शहर के उत्तर की ओर भागा। रास्ते में उसने सुना कि बहुत बड़ी आग लग गई है और कोई जल गया है। वह बहुत डर गई। वह जानती थी कि आग भयानक है। वह आग की शक्ति को किसी से भी बेहतर समझती थी। वह समझती थी कि धधकती लपटें कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपनी घबराहट में उसे ऐसा लग रहा था कि आग के समुद्र में उसके पिता की आकृति उसके अंदर बदल रही है। नहीं, वह नहीं चाहती। कृपया उसके साथ ऐसा व्यवहार न करें। उसके साथ ऐसा मत करो। वह अब विस्फोटक नहीं बनाती और न ही विस्फोटक को छूती है। तूदा पागलों की तरह भागा।
उसे डर था कि वह एक कदम बहुत देर से आएगा, फिर से एक कदम बहुत देर से। बड़ी मुश्किल से वे आखिरकार पहुंचे। सुरक्षा दल ने पहले ही आग बुझा दी थी, लेकिन उसने उसे खोजा, लेकिन फिर भी वह नहीं मिला। केवल टाइम म्यूएर को धूल और धुएं में ढका हुआ देखा। उसके बाल झुलस गए थे। उस पल वह भूल गई कि टाइम म्यूएर चीनी नहीं समझता था। आगे बढ़ी और उसे पकड़ लिया, चिल्लाते हुए, ट्रोंग डोंग कहाँ है? मेरे पति कहाँ हैं? टाइम म्यूएर चौंक गया। फिर उसका पीला चेहरा, उसकी उत्तेजित आंखें देखीं। तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था। जल्दी से अपनी उंगली उठाई। टूडा ने उसका हाथ पकड़ा और उस आदमी को भीड़ में बैठे देखा। वह क्यों बैठा था? क्या तुम्हें चोट लगी? घबराकर उसने जल्दी से भीड़ को एक तरफ धकेल दिया और भाग गई। तभी उसने देखा कि वह बैठा हुआ था, क्योंकि वह धूल से भरे चेहरे वाले एक लड़के से बात कर रहा था। यह देखकर कि वह अभी भी सुरक्षित है, उसने भीड़ को दूर नहीं धकेला, केवल उसका दिल अभी भी बेतहाशा धड़क रहा था। उसने अपनी छाती दबाई, दूर खड़ी होकर उसे देखती रही। उसका चेहरा कोमल था, वह मुस्कुराया भी। बच्चे की नाक से धूल पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। फिर वह खड़ी हुई और सुरक्षा दल को आदेश दिया कि वे और पानी लाएं और सुनिश्चित करें कि सभी आग बुझ गई है। अचानक उसके बगल में और उसके सामने खड़े सभी लोग दूर चले गए। उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि टाइम म्यूएर सभी को उसके लिए रास्ता बनाने का आदेश दे रहा था। उसने उसे रोकने के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया। सब ठीक है, अब सब ठीक है। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। कोई जरूरत नहीं है, उसे परेशान मत करो। टाइम म्यूएर ने अपना सिर नीचे करके उसकी ओर देखा, उसकी ओर इशारा किया और कुछ वाक्य कहे। उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा, बस उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। यह अच्छा है कि सब ठीक है, उसे मत बुलाओ, सभी अपना काम जारी रखो। इतना कहकर वह पलटी और चली गई। किएट मोक नहीं ने अपना सिर खुजलाया। उसे समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। हालांकि आग पहले से ही जल रही थी। मौसम बहुत शुष्क था और हवा तेज थी। फिर भी उन्हें डर था कि आग फिर से भड़क जाएगी, इसलिए वे थोड़ी देर और निगरानी करने के लिए रुके। वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंत में वह सभी की मदद करने के लिए रुक गया। टूडा सीधे घर चला गया। जले हुए व्यक्ति को पहले ही लाया जा चुका था। उसने उन पर पट्टियां लगाईं। सभी को यह बात करते हुए सुना कि कैसे ब्लैक क्रो ने बहादुरी से लोगों को बचाया। उनकी प्रशंसा करते हुए सुना कि उसने ब्लैक क्रो का कितना अच्छा नेतृत्व किया, कैसे उसने निर्णायक रूप से और जल्दी से बगल की दुकान को ध्वस्त कर दिया, कैसे उसने पानी में भीगे हुए कंबल का इस्तेमाल किया, कैसे आग बुझाने के लिए रेत की बाल्टियों का इस्तेमाल किया, और कैसे उसने समय रहते आग को बुझा दिया। वे इतने उत्साह से बात करते थे, वह केवल अपने दिल कांपते हुए महसूस कर सकती थी। बाद में वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। सभी के घावों पर पट्टी बांधने के बाद वह वापस अपने कमरे में भाग गई, लेकिन वह अभी भी असहज थी। जब तक वह होश में आई, उसने खाना बनाना समाप्त कर लिया था और उसे एलिन के पास ले आई थी, लेकिन वह अभी भी वापस नहीं आया था। फिर उसने पानी उबाला और उसके नहाने के लिए कपड़े तैयार किए। जब वह बाद में लौटा तो वह निश्चित रूप से धूल से सना हुआ था और उसे साफ करने की जरूरत थी। केवल थोड़ा सा साबुन बचा था। इसे बदलने की जरूरत थी। वह उसे लेने के लिए अपने कमरे में लौटी, फिर बाथटब को गर्म पानी से भरने के लिए रसोई में चली गई। मूल पाठ ताओ दाऊ है। प्राचीन काल में एक आदिम साबुन मुख्य घटक कुचल बीन्स है। कुछ दिन पहले, हालांकि वह व्यस्त था, क्योंकि वह जानता था कि उसे नहाना पसंद है,
फिर भी उसने क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को बदलने के लिए व्यक्तिगत रूप से पत्थर लगाने के लिए समय निकालने की कोशिश की। पत्थरों को उसने नदी के किनारे से उठाया था। हालांकि आकार असमान था, प्राकृतिक सफेद पत्थर चिकने और सफेद थे और ईंटों के रंग से ज्यादा सुंदर लग रहे थे। बाथरूम में भाप पानी से भी ज्यादा तीव्र थी। वह लकड़ी की कुर्सी पर बैठी उन पत्थरों को देख रही थी जिन्हें उसने खुद जड़ा था। उसका दिल अभी भी उथल-पुथल में था। फिर अचानक वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और रोने के लिए अपना मुंह ढकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके दिल में छिपी घबराहट और डर तेजी से उमड़ पड़ा। वहां जाते समय उसने सोचा कि मैंने सोचा कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। यह जानते हुए कि ऐसा डर अनुचित था, वह केवल आग बुझाने गया और अपने भाइयों को अपने साथ ले आया। लेकिन जब तक उसने उसे नहीं देखा, उसे अपनी आंखों से सुरक्षित और स्वस्थ नहीं देखा, तब तक उसे एहसास हुआ कि वह उसे खोने से बहुत डरती थी। धूल से भरे चेहरे से उसे देखते हुए, बैठते हुए, उस लड़के से बात करने के लिए एक सौम्य भाव का उपयोग करते हुए, उसे ब्लैक क्रो को आदेश देने के लिए सुरक्षित रूप से खड़े होते हुए देखकर, वह यह महसूस करके चौंक गई कि उसे नहीं पता था कि उसने कब उसके दिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका अस्तित्व उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। पहले उसने स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, खुद को यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की कि उसके मन में उस आदमी के लिए भावनाएं थी। हालांकि वह रहने के लिए सहमत हो गई, उसने हमेशा खुद को याद दिलाया कि वह सिर्फ एक नकली जोड़ा थे। यह सिर्फ एक अस्थायी अनुकूलन उपाय था। वह जानती थी कि लोगों को सुबह और शाम दुर्भाग्य और भाग्य मिलता है। आकाश में अप्रत्याशित बारिश और हवाएं होती हैं। उसे बहुत अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इतने लंबे समय तक भागने और अपने सभी प्रियजनों को खोने से उसे केवल वर्तमान पर ध्यान देना तथा भविष्य के लिए दूरगामी आशाएं न रखना सिखाया। उसे लगा कि उसने सबक सीख लिया है। इस जीवन में उसके पास जो कुछ भी था, वह सब खो जाएगा। यह उसका प्रतिशोध था। तू दा। अचानक उसकी आवाज गूंजी। वह चौंक गई और घबरा गई, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह वापस आ गया है और बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा है। उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। तू दा, तुम ठीक हो? नहीं है, मैं ठीक हूँ। वह नहीं चाहती थी कि वह उसे रोता हुआ देखे, इसलिए उसने खुद को गले लगाया और जल्दी से कहा, मैं नहा रही हूँ। मैंने खाना बना लिया है, इसे रसोई की मेज पर रख दो, तुम पहले खा लो। वह एक क्षण के लिए चुप रहा, वह अपनी सांस रोके उसके जाने का इंतजार कर रही थी। वह जानता था कि वह अपनी पीठ पर लगे निशानों को लेकर खुद को असहज महसूस करती है और नहीं चाहती कि वह उसे नग्न देखे, इसलिए उसने कभी भी उसे मजबूर नहीं किया। इस जगह पर आने के बाद से वह आदमी हमेशा उसे अपने हाथ की हथेली में पकड़े रहा और कभी उसकी अवज्ञा नहीं की। उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा कहा तो वह चला जाएगा। कौन जानता था कि न केवल वह बाहर नहीं गया, बल्कि दरवाजा खोलकर अंदर भी चला गया। पहले तो वह केवल पानी डालने के लिए अंदर जाने वाली थी, इसलिए उसने दरवाजा बंद नहीं किया। इसके अलावा वह पहले कभी भी नहाते समय उसके घर में नहीं घुसा था, इसलिए उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस बार कुछ अलग होगा। वह स्तब्ध रह गई। अचानक उसे समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया करे। वह केवल आंसू भरी आंखों से ऊपर देख सकती थी और उसे धीरे धीरे बैठते हुए देख सकती थी। धुंधली भाप में उसने उसकी ओर देखा, फिर अपना हाथ उठाया, अपने अंगूठे से उसके चेहरे पर आंसू पोंछे। तुम्हें खाना खाने जाना चाहिए। उसने अपने आंसू रोक लिए। उसकी आवाज थोड़ी रुंधी हुई थी। मैं आपके साथ नहाना पसंद करूंगा।
उसने अपनी काली काली आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से बोला। इन शब्दों ने उसके दिल को गर्म कर दिया। मैं नहा नहीं रहा हूं। मुझे पता है, उन्होंने कहा। शायद वह सचमुच जानता था, इसीलिए उसे पता था कि दरवाजा बंद नहीं है, इसीलिए वह अंदर आया। क्यों रो रही हो? उसने उसकी ओर देखा और पूछा। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह केवल अपना बचाव कर सकी। मैं रो नहीं रही हूं। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने उसके चिकने गुलाबी होठों को सहलाया। उसे मजबूर न करते हुए उसने सवाल बदल दिया। टीएम मोकनी ने कहा, आज दोपहर तुम मुझे खोजने आई हो, क्यों? मैंने सुना है कि वहां आग लग गई है। उसने शांत रहने की कोशिश की और भारी स्वर में उत्तर दिया। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसने फिर पूछा। वह व्यस्त है। उसने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे और उसने पूछा, क्या तुम पहले खाना खा सकते हो? जरूरत है। अकेले रहें। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिससे उसकी आवाज भर्रा गई। उसने दांत भींचे और उसकी ओर देखा। कृपया, उसने घुटते हुए अनुरोध किया। वह उसके साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकती थी, उसे देख नहीं सकती थी, उसके साथ एक ही हवा में सांस नहीं ले सकती थी, उसके गर्म शरीर के तापमान को अपने अंदर महसूस नहीं कर सकती थी। दोपहर से जब उसने उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखा, उसका पूरा शरीर चीख उठा। उसकी बाहों में भागना चाहता था, उसे अपने लिए छिपाना चाहता था। उसके प्रति उसकी भावनाएं इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उसे लगभग अपने में समाहित कर लिया था, उसे डुबो दिया था। दूर जाओ, उसने खुद को कांपते हुए सुना। उसे भगाना चाहती थी। उसकी आंखों के कोने फड़क गए। फिर वह खड़ा हो गया। अब वह बाहर जाएगा, उसे खुद को बचाने के लिए समय देगा, उसे अपने दिल से बाहर निकाल देगा, उसकी परवाह करना बंद कर देगा, उसे इस तरह से जरूरत नहीं पड़ने देगा। खंड 2 अध्याय 15। लेकिन अब उसका दिल इस तरह से दर्द कर रहा था जैसे उसे खून बहने की हद तक निचोड़ा जा रहा हो। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी जब वह उसे देख रही थी, उसके पीछे मुड़ने और जाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन यह आदमी सिर्फ एक कदम पीछे हटा, फिर अपने कपड़े उतार दिए। उसने उसे बेसुध होकर देखा, हैरान होकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं एक स्नान लेना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह बैठ गया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके साथ वह घबरा गई और उसे रोकने के लिए उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन उसने उसे मना नहीं करने दिया। उसने उसके आंसू चूमे और उसके कपड़े उतार दिए। वह उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन जब उसका हाथ उसकी गर्म छाती को छू गया, तो वह उसे अपने करीब खींचना चाहती थी, ताकि उसकी उपस्थिति को महसूस कर सके। जाना। वह कांप उठी और उसे भगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस पल उसने उसे अपनी गोद में खींच लिया, उसे कसकर गले लगाया और उसकी छाती को अपने सीने से लगा लिया। उनके दिल एक दूसरे से जुड़ गए। उसने सांस लेना बंद कर दिया, उसके शब्द समाप्त होने से पहले ही कट गए। केवल उसका दिल अभी भी बेतहाशा धड़क रहा था और उसके गर्म आंसू थे। वह उसकी गर्म त्वचा, उसकी तेज दिल की धड़कन, उसकी गर्म सांसों को साफ महसूस कर सकती थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने उसे गले लगा लिया, उसकी आवाज उसके कान में भारी हो गई। मैं यह भी दिखावा कर सकता हूँ कि तुम रो नहीं रही हो। उसके बालों से अभी भी धुएं की गंध आ रही थी, उसका चेहरा राख से ढका हुआ था और उसकी आवाज बहुत अधिक धुआं अंदर लेने के कारण भारी हो गई थी। लेकिन मुझे मना मत करना, मत करो। मुझे फिर से दूर धकेलो। उसकी दर्दनाक विनती सुनकर
वह खुद को रोक नहीं पाई और कांपते हुए और रोते हुए उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। उसने उसकी स्कर्ट खोली, उनके बीच की आखिरी बाधा को हटा दिया, ताकि वह एक दूसरे को महसूस करने के लिए अपनी त्वचा का अधिक उपयोग कर सकें। उस पल वह जानती थी कि वह सिर्फ अपने कपड़े नहीं उतार रहा था, वह सिर्फ शारीरिक रूप से नग्न नहीं थी, बल्कि उसका एक दिल भी था। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे घेर लिया, उसके होठों को चुमा और उसके कान में नरम, कर्कश शब्द फुसफुसाए, जिससे उसका शरीर सुन्न हो गया। हालांकि वह समझती नहीं थी, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। जब वह उसे चाहता था, तो वह उसे मना नहीं करती थी, वह उससे भी ज्यादा जरूरी थी। उसे अंतरंगता की इस अतुलनीय भावना की आवश्यकता थी। उसे यह महसूस करने की आवश्यकता थी कि वह सचमुच उसके साथ विलीन हो रहा है। उसे सचमुच जीवित महसूस करने की आवश्यकता थी, जो उसके शरीर के अंदर रह रहा है। उसने लालच से उसके होठों को चूमा, उसे सहलाया, अपनी कमर को मोड़ा, अपनी टांगों को कसकर जकड़ा, उसे और भी अंदर जाने दिया। वह करा उठा, एक हाथ से उसकी कमर को सहारा दिया, दूसरे हाथ से उसकी नंगी पीठ को सहलाया। उसने उसे कसकर गले लगाया, बेशर्मी से अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी, उसके ऊपर चढ़ी रही। उसे महसूस किया कि उसके घर्षण के कारण वह हाँफ रहा है और भी सख्त हो रहा है। फिर जब वह बस खोने ही वाली थी, तो वह आखिरकार खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और पागलों की तरह दौड़ने लगा। वह उसकी बाहों में कांपते हुए उसके मुंह से एक आकर्षक करा निकालने से खुद को नहीं रोक सकी। वह रुका नहीं, वह सिर्फ उसे कसकर गले लगा सकती थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, क्योंकि वह एक नए चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वह उस चरम भावना के कारण इतनी विचलित थी कि वह सिर्फ कांप सकती थी और हाँफ सकती थी। उसके आंसू मोतियों की माला की तरह बह रहे थे। उसने अपनी जीभ से उसके आंसू चाटे और चुमे। इस हरकत से उसे किसी तरह तसल्ली मिली। वह उसके शरीर के अंदर था, जिससे वह संतुष्ट हो रही थी। उसने स्वाभाविक रूप से उसके आंसू चाटे और चूमे, जिससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ। वह उसे छोड़ने के बजाय उसके पास लौट आया, जिससे वह खुश हो गई। वह अभी भी घुटनों के बल बैठा था, और वह अभी भी उसके ऊपर बैठी थी। वह महसूस कर सकती थी कि वह उसकी पसीने से तर नंगी पीठ को सहला रहा है। यह बहुत आरामदायक, बहुत सुखद लगता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीठ की मालिश भी संभव है। वह अचानक चौंक गई, उसका शरीर अकड़ गया। वह उसकी पीठ को छू रहा था। तुदा अचानक अपने होश में आ गई, बेचैन होकर पीछे हट गई, यहाँ तक कि घबराहट के कारण लगभग गिर भी गई, लेकिन उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। वह बुरी तरह डर गया, खुद को कोसने से नहीं रोक सका। लानत है! आप क्या कर रहे हो? तुम खुद को चोट पहुंचाओगे और मर जाओगे। मुझे जाने दो। अभी अंधेरा नहीं हुआ है। वह देखेगा, उसकी कुरूपता देखेगा, याद रखेगा कि वह कितनी कुरूप है, वह जानती है। तुदा उत्साह से उसकी बाहों में घूमना चाहती थी। उसने उसे घूमने दिया, लेकिन उसका हाथ उसकी कमर को जकड़े हुए था। वह उसका हाथ अपनी पीठ से हटाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके हाथ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें अचानक क्रोध, जागृति और हताशा से भर गईं। अरे वाह! यह सब उसी के कारण है जो मैंने पहले कहा था। सही। उसका चेहरा पीला पड़ गया और तुरंत ही वह सख्त हो गई। उसे पता था कि उसने सही अनुमान लगाया था। उसके कार्यों और चेहरे के भाव से पुष्टि हुई कि वह सही था। वह नहीं चाहती थी कि वह उसे छुए, वह नहीं चाहती थी कि वह उसे वापस देखे, इसलिए वह अचानक उसकी गोद से कूद पड़ी, लगभग गिरने ही वाली थी। धिक्कार है!
मैंने तुमसे कहा था, वह बहुत सुंदर है, बिल्कुल भी कुरूप नहीं। उस समय मैंने वे चोट पहुंचाने वाले शब्द कहे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह किसी और पुरुष की तलाश में जाए। उसने उसे देखा, अपने शरीर को गले लगाते हुए। उसका छोटा चेहरा पीला पड़ गया और कहा, मुझे पता है कि यह बहुत बदसूरत है, मैं इसे छू सकती हूँ और थोड़ा देख भी सकती हूँ। उसने अपने सामने खड़ी जिद्दी छोटी लड़की को गुस्से से घूरा। अब उसका बहुत हो चुका था। आज उसे इस समस्या का समाधान करना ही होगा। यह मामला सचमुच बहुत बेतुका है। वह इतने लंबे समय से उसके साथ एक ही बिस्तर साझा कर रही थी, फिर भी उसे क्यों लगा कि उसकी पीठ पर लगा घाव उसके प्रति उसकी इच्छा को प्रभावित करेगा। उसके संकोची भाव और दर्द से भरी आंखों को देखकर उसे पता चल गया कि वह जो भी कहेगा, वह बेकार होगा। उसने उसे पलटने पर मजबूर किया, उसकी कमर पकड़ी, अपना सिर नीचे किया और उसकी जख्मी पीठ को चूमा। आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। उसने सांस ली, घबरा गई और उसके गर्म होठों और जीभ से बचने के लिए संघर्ष करने लगी। लेकिन वह बहुत ताकतवर था और उसने उसे दीवार से दबा दिया। ट्रोंग डोंग, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। एक वह शर्मा गई और हांफने लगी जब उसने देखा कि वह उसके बालों को ऊपर उठा रहा है, अपने होठों और जीभ से उसकी नंगी पीठ को सहला रहा है, उसकी गर्दन के पीछे उसकी पीठ को चाट रहा है और चूम रहा है, नीचे की ओर बढ़ रहा है, जिससे वह लगातार कांप रही है। नहीं, ऐसा न करें। ऐसा करो। हम एक वह बैठ गया, उसकी पीठ को चाटने और चूसने लगा, जिससे उसके पूरे शरीर में सुन्नता सी दौड़ गई। वह सांस लेने में असमर्थ हो गई, यहाँ तक कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसके होंठ और जीभ ऊपर की ओर बढ़े, चाटने और चूसने लगे। उसके हाथ लगातार उसकी गर्दन के पीछे और कूल्हों को सहला रहे थे। जब वह उसके शरीर के पास लौटा, तो वह बहुत सख्त हो चुका था। उसने उसके पास पहुंचकर उसे पीछे खींचा और उसके पूरे शरीर को अपने शरीर से सटा दिया। वह उसके कान के पास झुका और धीमी आवाज में फुसफुसाया, देखो, भले ही तुम्हारे शरीर पर जख्म के निशान हों, लेकिन यह पुरुषों को तुम्हें चाहने से नहीं रोक सकता। यह मुझे तुम्हें चाहने से नहीं रोक सकता। हे भगवान! जब उसका शरीर घावों से ढका हुआ था, कमजोर और पीला था, उसका बुखार कम नहीं हो रहा था और उसके पास केवल एक सांस बची थी, तब भी मैं केवल उसे पाने के बारे में सोच सकता था। यहाँ तक कि बर्फ के ठंडे झरने का पानी भी मेरी इच्छा को शांत नहीं कर सका। उसके शब्दों से वह कांप उठी। उस धारा में वह जोर से हांफने लगी। हाँ, वही नाले में। वह उसके कान में झुक गया और स्वीकार किया, तुम मुझे एक जानवर की तरह महसूस कराती हो। ये शब्द निश्चित रूप से मीठे नहीं थे, लेकिन इनसे उसके पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। मुझे यह पसंद है कि जिस तरह से आपके स्तन मेरे हाथ में फिट होते हैं, जिससे मैं उन्हें एक हाथ से पकड़ सकता हूँ। मुझे उसके संवेदनशील कान पसंद हैं। जब मैं उससे बात करने के लिए झुकता हूँ तो वे लाल हो जाते हैं। मुझे उसका बातूनी छोटा सा मुंह भी पसंद है, भले ही वह मुझे परेशान करता हो। उसके शरीर पर एक स्पष्ट सुगंध भी है। मुझे पसंद है कि वह आधी रात को चुपके से मेरे कपड़े पोंछ दे। उसकी पीठ इतनी सुंदर है कि हर दिन मैं उसे सहलाना चाहता हूँ, यह देखने के लिए कि क्या यह सचमुच बकरी के दूध की तरह चिकनी है। जब मुझे पता चला कि थाप लैप कौन ने उसकी पीठ को घायल कर दिया है, तो मैं उसे तुरंत मार डालना चाहता था। फिर उसने अपना सिर नीचे किया, उसकी पीठ पर निशान को चाटा और चुमा, और जब वह बाहर निकला और उसके शरीर में प्रवेश किया, तो उसने भारी स्वर में कहा, वे निशान आपकी सुंदरता को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं। वे बुरे नहीं हैं, क्योंकि वे उसके शरीर पर हैं।
उसके शब्द और उससे उपजी भावना इतनी मधुर थी कि वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकी। वह इतनी शर्मिंदा थी कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने उसके होठों को चूमा, उसके शरीर में गहराई से प्रवेश किया और उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। वह इतनी थक गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। अगर उसने उसे पीछे से दीवार के खिलाफ दबाया नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही जमीन पर गिर गई होती। इस समय वह पीछे हट गया, उसे गले लगाया जो पूरी तरह से शक्तिहीन थी, गर्म पानी से भरे टब के पास गया, उसे अपनी गोद में बैठाया और उसका सिर अपने कंधे पर टिका दिया। जब उसने अपना हाथ फिर से उसकी नंगी पीठ पर रखा, तो वह थोड़ा कांप उठी, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, बस उसके कंधे से चिपक गई, अपना छोटा लाल चेहरा उसकी गर्दन में दबा लिया। वे वास्तव में बुरे नहीं हैं, उसने फुसफुसाकर उससे कहा, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं उसे चूमता हूँ, तो वे गुलाबी हो जाते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि वह उत्साहित है। उत्साहित इसलिए क्योंकि वह मुझे चाहती है। बात करना बंद करें। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपना हाथ उठाकर उसका मुंह ढक दिया। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन हल्की हंसी निकाली। उसकी धीमी हंसी बाथरूम में गूंज उठी, जिससे वह शर्मिंदा और शर्मिंदा दोनों हो गई। जब उसने हंसना बंद किया, उसके हाथ ने धीरे से उसकी पीठ को सहलाया, तो उसे पता चला कि उसे वास्तव में उसे हंसते हुए सुनना पसंद था, उसे हंसते हुए देखना पसंद था, उसकी बाहों में सिमटना पसंद था। न केवल उसकी त्वचा नंगी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल भी उससे जुड़ा हुआ था। उसने अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर टिका दी, ताकि वह उसे दिलासा दे सके। गर्म पानी धीरे धीरे लहरा रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके दिल की धड़कन को सुनते हुए धीरे धीरे सो रही थी। जब वह जागी तो रात बहुत हो चुकी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह उसे वापस कमरे में कैसे ले गया, कब उसने उसे बिस्तर पर लिटाया। उसने ध्यान नहीं दिया, केवल उसे अभी भी अपने बगल में लेटा हुआ, गले लगाते हुए देखा। उसने उसके दिल की धड़कन महसूस की, उसके शरीर पर धुएं की गंध को सूंघा। नहाने के बाद भी इसे हटाया नहीं जा सका, उसका दिल चुपचाप कस गया। वह अपने हाथ को चुपके से उसके हल्के जले हुए बालों को सहलाने के लिए बढ़ाए बिना नहीं रह सकी, फिर उसके चेहरे पर लगे दाग को जो पूरी तरह से धुल नहीं सका। कितना बेवकूफ है! यह आदमी इतना बेवकूफ क्यों है? वह खुद का ख्याल नहीं रखता, सिर्फ उसकी परवाह करता है। कौन सोच सकता था कि जो आदमी उसके जैसा असभ्य लगता है, वह इतना ख्याल रखने वाला और स्नेही होगा? जब वे पहली बार मिले, तो उसे लगा कि वह निर्दयी और हृदयहीन है, लेकिन अंत में इस आदमी ने उसके लिए सब कुछ किया। अचानक एक अकथनीय भावना पैदा हुई, जिससे वह चुपचाप बिस्तर से उठी, शर्ट पहनी, मोमबत्ती जलाई, कागज का एक टुकड़ा निकाला, स्याही घिसी, कलम उठाई और चित्र बनाना शुरू कर दिया। लड़की मेज पर लिखने में इतनी लीन थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह जाग गया है और बिस्तर से उठ गया है। हवा खिड़की से बह रही थी, उसके शरीर को छू रही थी, जिससे वह अनजाने में पीछे हट गई, लेकिन उसने चित्र बनाना जारी रखा। उसे नहीं पता था कि वह अभी भी आधी रात को क्या लिख रही थी, वह क्या बना रही थी जिसने उसे इतना केंद्रित कर दिया था। जब वह पास गया तो दंग रह गया। वह अनपढ़ था, लेकिन वह देख सकता था कि यह एक शहर का नक्शा था। उसने नक्शा बनाना समाप्त कर दिया था, कुछ ऐसा बनाना जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, किसी प्रकार का औजार। यह एक बहुत बड़ी लकड़ी की पेटी थी, जिसमें पेटी तक जाने वाली पाइपें थीं, और पेटी के अंदर तरल पदार्थ था, और ऊपर पानी के पंप जैसा कुछ था। वह इतनी केंद्रित थी कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे बैठ गया,
उसके लिए ठंडी हवा को रोक दिया और उसका इंतजार किया। टूडा ने आखिरी स्ट्रोक बनाना समाप्त किया और फिर पाया कि वह पक्ष असामान्य रूप से गर्म था और उसे नहीं पता था कि हवा कब बहना बंद हो गई थी। केवल स्थिर, गर्म सांस थी। वह दंग रह गई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि वह उसके पीछे बैठा है। उसे नहीं पता था कि वह कब से बैठा है। वह अचानक शर्मा गई और पूछा, क्या तुम जाग रहे हो? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वह व्यस्त है, उसने कहा। उसका दिल थोड़ा कांप उठा जब उसने देखा कि उसने अपना हाथ उसके छोटे, बर्फीले चेहरे को सहलाने के लिए उठाया है। आप क्या चित्र बना रहे हैं? टूडा ने अपने होठों को काटा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, वॉच टावर, मैंने केवल पहिए जोड़े हैं। मुझे पता है कि वॉच टावर कैसा दिखता है। उन्होंने आखिरी पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा मतलब यह है, यह एक फ्लेमेथ्रोवर, एक जैसा दिखता है। एक फ्लेमेथ्रोवर एक प्रकार का फ्लेमेथ्रोवर था जिसका इस्तेमाल प्राचीन चीनी युद्ध में किया जाता था। यह दुनिया का पहला फ्लेमेथ्रोवर था। वह नहीं जानती थी कि वह फ्लेमेथ्रोवर के बारे में कितना जानता था, लेकिन वह कई सालों से युद्ध में था, इसलिए यह समझ में आता था कि वह युद्ध के इस हथियार के बारे में जानता था। प्राचीन काल से ही हथियार सबसे दूर और सबसे तेजी से फैलते रहे हैं। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और अपने होंठ काट लिए। वह क्या है? आप क्या चित्र बना रहे हैं? उसने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई, उसके कांपते होठों को सहलाया और पूछा, मुझे बताओ। उसने अपनी कलम पकड़ी, एक गहरी सांस ली, फिर उसकी ओर देखा और कहा, मैंने अग्नि यात्रा करने वाले भूत को संशोधित किया और कुछ चीजें जोड़ी ताकि वह पानी को रोक सके। तेल कैबिनेट केवल 3 पाउंड तक भार उठा सकता है, लेकिन लंबा और चौड़ा पानी कैबिनेट 50 पाउंड तक भार उठा सकता है। बस इसे वॉच टावर पर लगा दें। हर 200 मीटर पर एक वॉच टावर लगा दें। किसी को इसकी निगरानी के लिए नियुक्त करें और दिन रात बारी बारी से निगरानी करें। यदि कहीं आग लग जाए तो आप घोड़े का उपयोग करके आग वाली जगह तक पहुंच सकते हैं तथा वॉच टावर से आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव करने के लिए वाटर कैबिनेट का उपयोग कर सकते हैं। वॉच टावर मूलतः युद्ध के दौरान दुश्मन पर जासूसी करने के लिए बनाया गया था तथा पटाखों का प्रयोग विशेष रूप से आगजनी करने वाले दुश्मनों से लड़ने के लिए किया जाता था। शीर्ष पर लगा पंप एक अग्नि ड्रैगन की तरह एक ही समय में तेल और आग दोनों का छिड़काव कर सकता था, जिससे आग लगने वाली सभी जगहों को जला दिया जाता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वॉच टावर और अग्नि दानव को मिलाकर इन 2 युद्ध उपकरणों को फायर इंजन टॉवर में बदल पाएगी। वह ब्लूप्रिंट पर लिखे अधिकांश शब्दों को नहीं समझ पाया, लेकिन वह उस पर लिखे विस्तृत डेटा को देख सकता था। वह जानता था कि यह एक सटीक माप है, कोई अव्यवस्थित, असंभव चित्र नहीं। वह बहुत सावधानी से चित्र बनाती थी और विस्तृत नोट्स लेती थी। यहाँ तक कि सबसे छोटी छोटी जानकारियों को भी बड़ा करके बनाया गया था और आयामों के साथ चिह्नित किया गया था। उसने पानी की कैबिनेट के बाहर एक लोहे की अंगूठी भी लपेटी थी ताकि इसकी स्थायित्व बढ़ सके। उनका मानना था कि अगर वह बढ़ी को ब्लूप्रिंट दिखाएंगे तो वे निश्चित रूप से इसे बनाने में सक्षम होंगे। खंड 2 अध्याय 16। रेगिस्तान में पानी बेहद कीमती है। कोई भी उस तरह से पानी का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन यह स्थान तुयत सोन की तलहटी में है। यहाँ पूरे वर्ष पानी की कमी नहीं होती है, जो यह साबित करता है कि फायर ट्रक का खाका प्रयोग योग्य है और अत्यंत व्यावहारिक है। उसने कई सालों तक घोड़ों की सवारी की थी और लड़ाइयाँ लड़ी थी और अनगिनत देशों की यात्रा की थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें यह कैसे पता?
उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपने होंठ दबा लिए। तू दा, उसने धीमी आवाज में फिर पूछा। क्योंकि उसने अपने सूखे होठों को चाटा और अजीब तरीके से कहा, मेरे पिता दाई टोंग में एक कारीगर थे। मैं बचपन से ही उनका अनुसरण करती रही हूँ। उन्होंने हमें पढ़ना, चित्र बनाना और डिजाइन बनाना सिखाया। ये बातें जब उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ कांप रहा है तो उसने कलम मेज पर रख दी। यह मत कहो कि यह मैंने बनाया है, बल्कि कह दो। कहा जाता है कि वह आपूर्ति मार्ग से गुजरने वाला एक व्यापारी था। क्यों? उसे समझ में नहीं आया। उसमें प्रतिभा थी, भले ही वह एक महिला थी। इससे उसकी प्रतिभा पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह इसे क्यों छिपाना चाहती थी? क्योंकि मुझे मेरे पिता अपमानित। उसने आधी बात तो कही, लेकिन अंततः कुछ और नहीं कह सकी। अपने होंठ काट लिए और चुप हो गई। उसके पिता ने किसे अपमानित किया? उन्होंने फिर पूछा। वह जानना चाहते थे कि उसने हजारों मील दूर अपनी मातृभूमि क्यों छोड़ दी। कौन जानता था कि जैसे ही उसने पूछना समाप्त किया, उसने देखा कि उसने अपना मुंह ढक लिया। आंसू बह रहे थे और चुपचाप मोतियों की माला की तरह गिर रहे थे। उसके आंसुओं ने उसके दिल को घुटन में डाल दिया, जिससे वह फिर से घबरा गया। धिक्कार है, जब से वे मिले हैं, वह शायद ही कभी रोई हो, लेकिन आज वह पानी से बनी हुई लग रही थी। ठीक है, मुझे माफ कर दो, कोई बात नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पिता ने किसे नाराज किया। मत रो, अब और मत रो। उसने उत्साह से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं यह कहूंगा कि व्यापारी ने इसे मुझे दिया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुमने इसे बनाया है। उसके स्नेहपूर्ण और कोमल शब्दों ने उसके दिल को और अधिक दुखाया। उसने उसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया, उसकी बाहों में चुपचाप रोती रही। अंततः इसे और सहन न कर पाने के कारण वह बोल पड़ी, नहीं। वह नहीं समझा। पिताजी नहीं, यह मैं हूँ। यह मैं ही था जिसने काली आग का खाका खींचा था। यह मैं ही था जिसने उस खाके को जला दिया था। एक बार जब आप अपना मुंह खोल देते हैं, तो आप रुक नहीं सकते। वह रो पड़ी और उसने उसे वह राज बता दिया जो उसने पिछले 2 सालों से अपने दिल में छुपा रखा था। मैंने ही राजकुमार को नाराज किया था। मेरे पिता ने ही ऐसा किया था। क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि उसने यह चित्र बनाया था। इसीलिए कहा जाता है कि उसने इस चित्र को जला दिया था। वह मुझे और मेरी माँ को लेकर भागने लगा, लेकिन काली आग की खबर पहले ही फैल चुकी थी। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही है। फिर उसे मुख्य बात समझ में आ गई। काली आग। उसने इस चीज के बारे में पहले भी सुना था। काली आग की शक्ति के बारे में उसने हजारों मील दूर से भी सुना था। उसने लोगों को कहते सुना था कि महान सांग राजवंश के कारीगरों ने काली आग बनाई थी। इसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। मुट्ठी भर का हिस्सा आकाश और धरती को हिला सकता था। आसानी से एक पूरे घर को नष्ट कर सकता था। एक सिर के आकार का टुकड़ा शहर के द्वार को उड़ा सकता है। जब यह खबर फैली तो मंगोल खान घबरा गया, जो दक्षिण पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। काली आग की शक्ति की अफवाहें तेजी से पूरे सैन्य शिविर में फैल गईं। हर कोई इसे देखना चाहता था, लेकिन काली आग का सामना करने से डरता भी था। लेकिन बाद में उसने यह भी सुना कि शिल्पकार ने किसी कारण से ब्लूप्रिंट जला दिए और उत्तर की ओर भाग गया। जब मंगोल सेनापति ने उसे पाया, तो शिल्पकार ने फिर से रंगने से साफ इनकार कर दिया और यहाँ तक कि खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे आग के समुद्र में जलकर मर गए। उसे याद आया कि शिल्पकार का उपनाम ता था और उसका उपनाम भी ता था। वह घबरा गया और चिल्लाया,
उसका पिता था थानथू है। उसने गला रुंधकर सिर हिलाया। उसके कंधे पर आंसू बह रहे थे। मेरे पिता ने मुझे और मेरी माँ की रक्षा के लिए खुद को आग लगा ली। वह फूट फूट कर रोई उस रात। उन्होंने कहा कि वह शहर के बाहर मुझसे और मेरी माँ से मिलेंगे। वह कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हम उसे दोबारा नहीं जानते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे झूठ बोलेगा। मैंने काली आग देखी, विस्फोट सुना। मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए वापस जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पकड़ रखा था, मुझे वापस जाने नहीं दे रही थी। उसने दर्द से उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी लगातार आंसू बह रहे थे। वह उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। उस दर्द ने उसके दिल को जकड़ लिया था, जिससे उसका दिल भी दुख रहा था। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। हमने इसे बनाया। दुश्मन को रोकना है। मैंने केवल असंख्य शत्रुओं के फार्मूले को संशोधित किया था। मुझे नहीं पता था कि ब्लैक फायर इतनी बड़ी आपदा का कारण बनेगा। मेरा मानना है कि जब तक शक्ति पर्याप्त मजबूत है, दुश्मन आगे बढ़ने या हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैं बहुत भोला था। जब मुझे पता चला कि राजकुमार इसका उपयोग किस लिए करना चाहता था, जब मुझे पता चला कि वह इसका उपयोग न केवल शहर की रक्षा के लिए करना चाहता था, बल्कि उस पर हमला करने के लिए भी करना चाहता था, तो मैंने तुरंत ब्लूप्रिंट को जला दिया। जब मेरे पिता वापस आए और उन्हें यह बात पता चली तो वे तुरंत मुझे और मेरी माँ को लेकर भाग गए। यह मेरी गलती है, पिताजी की नहीं। यह मैं हूँ। यह सब मेरी गलती है। वह इतनी पीड़ा में थी कि वह अपने आप को दोषी मान रही थी। वह इतना रो रही थी कि वह स्थिर खड़ी नहीं रह पा रही थी। उसका छोटा शरीर उसकी बाहों में कांप रहा था। उसकी आंसू लगातार बह रहे थे। उसके पिता उसके लिए मर गए। उसकी माँ उसे बचाने के लिए मर गई। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने पहली बार उसे देखा तो वह इतनी हताश दिखी। पिताजी मर गए हैं। माँ मर गई है। यह सब मेरी गलती है। यदि मेरे लिए नहीं, यदि मेरे लिए नहीं। उसका गला भर आया और वह कुछ और नहीं बोल सकी, बस उसकी बाहों में लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह यह सब कैसे सहन कर सकती है। वह जानता था कि उसे अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इसके पीछे इतना दर्दनाक और विकृत कारण होगा। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है। वह नहीं जानता था कि उसे कैसे दिलासा दे, नहीं जानता था कि उसे कैसे बेहतर महसूस कराए। अंत में वह केवल उसे अपनी बाहों में पकड़ सकता था, उसे अपना छोटा सा चेहरा अपने पहले से ही गीले कंधे पर छिपाने दे सकता था और थोड़ी देर रो सकता था। वह बहुत देर तक रोती रही। वह उसकी पीठ सहलाता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसुओं से उसका दिल जल गया हो, वह राख हो गया हो, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा हो। उसके बाद, जैसे कि सैकड़ों हजारों साल बीत गए हों, वह आखिरकार धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि वह अब भी कभी कभी रोता था, लेकिन वह अब इतना नहीं रोता था कि उसका दिल टूट जाए। उसने चुपके से राहत की सांस ली और दयनीय रूप से उसके माथे को चूमा। वह फिर से रोई, चुपचाप उसकी बाहों में सिमट गई। मेज पर रखी मोमबत्ती आधी से ज्यादा जल चुकी थी। मोम उसके आंसुओं की तरह टपक रहा था, लेकिन फिर भी चुपचाप जल रहा था, रोशनी बिखेर रहा था, उस चित्र को रोशन कर रहा था जो उसने उसके लिए बनाया था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया है। उसने उसे उसके लिए बनाया था। वह आधी रात को उठकर उसे बनाने के लिए आई थी। यह चित्र भी उसके लिए था। उसने उसके लिए वह फायर ट्रक बनाया था। वह आग की वजह से दोपहर में उसे खोजने आई थी। वह आग की वजह से रोते हुए बाथरूम में छिप गई थी। उसने आग की वजह से उसे भगा दिया था। यह सब इसलिए क्योंकि वह आग में था,
क्योंकि वह उसकी परवाह करती थी। उसकी परवाह करती थी। यह लड़की उसकी परवाह करती है। वह यह बात खुलकर नहीं कहती, लेकिन वह किसी और से ज्यादा उसकी चिंता करती है। इस विचार से उसकी छाती कांप उठी। उसका दिल अचानक पागलों की तरह धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा। वह ठंडी हवा की परवाह किए बिना, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इससे उसकी पहचान उजागर हो सकती है जिसे उसने इतने लंबे समय से छुपाया था, चित्र बनाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने यह फायर ट्रक इसलिए बनाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह फिर से आग में जाने का जोखिम उठाए, ताकि वह जल्दी से आग बुझा सके। किसी ने उसके लिए इतना कुछ नहीं किया था, उसके लिए इतना कुछ नहीं चुकाया था। शायद उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन वह चित्र सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वह भरोसा था, वह उसका दिल था। उस पल उसे पता था कि वह उससे प्यार करता था, लंबे समय से उससे प्यार करता था। जब उसने कहा कि वह उसे अपनी जिंदगी देना चाहता है, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपना दिल भी उसे दे देगा, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी उसने चुरा ली थी। अपने दिल में गहरी और तीव्र भावनाओं को महसूस करते हुए वह हिलने में असमर्थ हो गया, लेकिन साथ ही वह उसे अपने शरीर में दफनाना भी चाहता था, ताकि वह कभी उसका दिल न छीन सके। हे भगवान, अगर दूसरों को पता चल जाए कि वह थानथू की बेटी है, अगर दूसरों को पता चल जाए कि उसने ही ब्लैक फायर बनाई है, तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। क्योंकि जब तक वह उसके पास है, वह इस दुनिया को पा सकता है। हर कोई उसके पैर रखने के लिए लड़ेगा, अपने शरीर के माध्यम से, बस उसके लिए लड़ने के लिए, उसे अपने हाथों में पकड़ने के लिए। इससे वह ठंडे पसीने की हद तक डर गया। वह जानता था कि इस मामले को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसने फायर इंजन का खाका लिया, उसे मोमबत्ती के पास लाया और उसे जला दिया। उसे आगे बढ़ते देख, उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आग देखी और अपना सिर घुमाया ताकि समझ सके कि वह क्या कर रहा है। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे चित्र वापस लेने का इरादा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ में बने चित्र में आग लग गई और पलक झपकते ही उसका आधे से अधिक भाग जल गया। आप क्या कर रहे हो? तूदा ने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने बचे हुए कागज को जलाकर राख कर दिया और फिर उसे उसके पेन होल्डर में रख दिया। उसकी ओर देखा और कहा, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र, पानी की थैली, पानी का पंप, बस ये सामान्य अग्निशमन उपकरण पर्याप्त हैं। मैं किसी को वॉच टावर बनाने के लिए भी भेजूंगा और किसी को उस पर नजर रखने के लिए रखूंगा। आपके सभी सुझाव संभव हैं, लेकिन मुझे इस फायर ट्रक की जरूरत नहीं है। वह स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने लगी। तुम्हें विश्वास नहीं होता कि यह उपयोगी होगा? नहीं, मेरा मानना है कि यह उपयोगी है। उसने उसकी ओर देखा। यह सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र है जो मैंने कभी देखा है, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तूदा ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसने निश्चयपूर्वक उत्तर दिया। तूदा का दिल थोड़ा कांप उठा, उसकी आंखों में देखते हुए अचानक उसके विचारों को समझ गया। लेकिन उसने फिर भी उसकी ओर देखा, अपनी छाती दबाई और कांपती आवाज में पूछा, क्योंकि? क्यों? उन्होंने उसके छोटे से चेहरे को सहलाया जो अभी भी आंसुओं से भीगा हुआ था और कहा, क्योंकि यह कार बहुत अच्छी है, बहुत आकर्षक है, यह फैलेगी और लोग इसे ढूंढने आएंगे, यह जानना चाहेंगे कि इसे किसने डिजाइन किया, यह किसने बनाया। लेकिन मैं तुम्हें खोने का जोखिम उठाने की बजाय मरना पसंद करूंगा। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं त्रुओंग डोंग हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, बस इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है।
उसने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने उसे देखा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जोखिम लो। उसके इन शब्दों से उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। इस जीवन में पछताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने उसके चेहरे को सहलाया, छोटी लेकिन बहादुर लड़की को अपनी बाहों में खींचा, उसके माथे को चूमा और उसकी आंखों से कहा जो अभी भी आंसुओं से भरी थी, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मैं एक राक्षस हूँ। मैं ये लांग डांग हूँ। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा हूँ। मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम इसकी अनुमति नहीं दोगे। मैं मर नहीं सकता। मुझे मरने की अनुमति नहीं है ना? फिर से उसकी आंखों में गर्म आंसू बहने लगे। उसने उसे कसकर गले लगाने के लिए अपनी बाहें उठाईं, उसके कान में झुकी और सहमति से उसका गला भराया। हाँ, वह मेरा है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप मर नहीं सकते। आपको मरने की इजाजत नहीं है। जब तक तुम चाहोगी, मैं नहीं मरूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, मैं उसके पास लौट आऊंगा और जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा। उसने अपने दांत पीस लिए। हर शब्द शुद्ध सोने की तरह उसके दिल में अंकित हो गया। वह जवाब नहीं दे सकी। उसे साफ पता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, अगर ऐसा है, तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी पत्नी बनकर रहने को तैयार हूँ। उसने सांस लेना बंद कर दिया, अचानक पीछे हट गया, उसकी आंखों में देखा और चौंक कर कर्कश आवाज में पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसे आशा नहीं देनी चाहिए थी। उसे अपने दुखी जीवन में नहीं घसीटना चाहिए था। अगर कोई उसकी असली पहचान जान लेता, तो उसे जीवन भर चैन नहीं मिलता। लेकिन वह उसके लिए बहुत तरसता था, बहुत इंतजार करता था और ठुकराए जाने से बहुत डरता था, और फिर भी वह उसके साथ रहना बहुत चाहती थी। इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे, उसके होठों को सहलाया, जो आंसुओं और हंसी से घुट रहे थे, और सिर हिला दिया। असली। अब से हम सिर्फ ट्रोंग डुओंग और ट्रुओंग थी हैं। वह अवाक था। वह केवल उसे खाली आंखों से देख सकता था। जो उसने अभी सुना था उस पर विश्वास करने में असमर्थ था। यह देखकर कि उसने जवाब नहीं दिया, उसका दिल थोड़ा कांप उठा। अचानक उसे डर लगा कि वह जवाब नहीं देना चाहता। उसने चिंतित होकर धीरे से पूछा, तुम्हें यह नहीं चाहिए? चाहना। उसने उत्साह से उसकी ओर देखा, अंततः अपना मुंह खोलने में सक्षम हुआ। उसकी आवाज भारी हो गई थी। बेशक मैं चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं वास्तव में चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत मत करो। उसकी गहरी, काली आंखों में एक मार्मिक स्नेह छिपा था। फिर उसने उसे चूमा, धीरे से उसके होठों को चूमा, उसके दिल में उकेरा। उसने उसे उठाया, बिस्तर पर ले गया और फिर से उसके साथ उलझ गया। एक रात में 3 बार वास्तव में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उन दोनों को अभी भी लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। काश वे दूसरे व्यक्ति को अपना हिस्सा बना पाते, फिर कभी अलग नहीं होते। आसमान रोशन होने वाला था। तुदा उसकी छाती पर लेट गई और सपने में उसे वह खबर बताई जो उसने उस सुबह सुनी थी। उसने उसे बताया कि गर्मियों की शुरुआत से ही लाटो एक बड़ी सेना का नेतृत्व करते हुए पश्चिम की ओर चला गया था, लेकिन कौन जानता था कि उसने केवल सिर हिलाया और एक वाक्य कहा, मुझे पता है, मैंने सुना है। वह दंग रह गई। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें पता है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आंखें काली पड़ गईं, लेकिन उसने अपनी नजर नहीं हटाई। सिर्फ तनाव के कारण उसका सिर ऊपर नीचे खिसक रहा था। फिर उसने कर्कश स्वर में स्वीकार किया, मुझे डर है कि अगर मैंने यह कहा, तो तुम चले जाओगे। उसकी चिंता भरी अभिव्यक्ति दिल दहला देने वाली थी। उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, अपना कान उसके सीने से सटा दिया
और धीरे से वादा किया, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं भाग्यशाली रही तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। सुबह की धूप में उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और लड़की को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया।